नमस्कार, मैं सुरेंद्र अरोड़ा आज के आईने में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का फोकस भारत की ये तस्वीर बदलनी होगी पार्ट 3। जी हाँ, भारत की ये तस्वीर बदलनी होगी का साक्ष्य या मतलब हम सब भारतवासी इसमें इन्वॉल्व हैं। और ये तस्वीर क्यों बदलेगी, कैसे बदलेगी और इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ एक छोटा सा ही काम करना होगा। आज मैं आप सबको एक स्लोगन दे रहा हूँ। पहले किसी ने स्लोगन दिया था, बहुत पहले की बात है। आज मैं एक स्लोगन दे रहा हूँ देश को कि भारत की ये तस्वीर बदले, उसके लिए हमें सच बोलना होगा, सच ही देखना होगा और सच ही सुनना होगा, जो कि भारत की तस्वीर बदलने में सहायक है और मूल मंत्र है। सच बोलें, सच देखें और सच ही सुनें। आप देखिए भारत की ये तस्वीर कैसे बदलती है। आओ वीडियो की ओर बढ़ते हैं। 1947 या उससे पहले, कुछ पहले 2-3-4 सालों के दौरान या उस दौरान जब ये कवायद चली कि भारत का विभाजन होगा, इसके 2 हिस्से होंगे, इसका एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान यानी कि भारत होगा, जो कि सबको विदित है कि जो पाकिस्तान का जो निर्णायक भूमिका रही इसको बनवाने की या उन लोगों की, वो धर्म के आधार पर सुनिश्चित की गई कि हम लोग इन लोगों के साथ यानी कि हम हिंदुस्तानियों के साथ नहीं रह सकते। हमारा खान पीन रहन सहन डिफरेंट है और इसी मुद्दे और समस्याओं और घटनाओं को लेकर ये निर्णय लिया गया। उस वक़्त के जो नेता रहे होंगे या थे, मैं कईयों के नाम बीच में लूँगा, वैसे देश इन सब से अच्छी तरह से परिचित है, लेकिन मेरा अंदाज़े बयां कुछ अलग है। मैं यहाँ 2 प्रयोगों की बात करूँगा। पहला प्रयोग, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन गए, इस प्रयोग से मैं एक प्रयोग जोड़ना चाहता हूँ, जिसके कि पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए। एक पाकिस्तान जो मौजूदा है, एक पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, जहाँ 1971 के बाद संघर्ष के बाद भारत की मदद के सहायता से वहाँ बंगाल बना दिया गया, बांग्लादेश बना दिया गया। ये जग जाहिर है, ये बात किसी से छुपी नहीं। और ये भी बात जग जाहिर है कि पाकिस्तान ने इस बांग्लादेश यानी कि पश्चिम बंगाल को बहुत लूटा, बहुत सी इनके ऊपर अत्याचार किए। यहाँ की सरकारों ने उसको एक बस कमाई का, लूट का जरिया ही बना रखा था, जो कि आज भारत की सहायता से बांग्लादेश बन चुका है। अब ये सब घटनाक्रम जो मैं बता रहा हूँ, ये 2 प्रयोग हैं। एक प्रयोग तो ये कि भारत को घेरने के लिए 2 हिस्से लिए, एक वो पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया, एक ये पाकिस्तान। और दूसरा प्रयोग के इसमें सब पॉइंट ये कि मुस्लिम लोग हमारे देश में आज तक एक समुदाय, एक विशेष समुदाय और एक पक्ष का नाम लेने से ही घबराते हैं। अरे भाई क्यों? जब भारत में 300 जनजातियाँ, 300 प्रांत के लोग एक साथ एक मुश्त होकर रहते हैं, तो सिर्फ एक ही जाति है जिसको ये तकलीफ़ थी, जिसने कि पाकिस्तान लिया, मुस्लिम। इसमें हर्ज क्या है नाम लेने में? जो कि यहाँ से नहीं गए, जो कि यहाँ से नहीं गए, ये भी एक प्रयोग का हिस्सा थे। और आज ये प्रयोग आपके सामने है। हमारे भारत में जब से शुरू से ही लेकर 48-49 के साथ ही कबालियों, पाकिस्तान की सेना ने कबालियों के रूप में कैसे हमारे पर चढ़ाई की, आक्रमण किया, युद्ध किया और एक बड़े हिस्से कश्मीर को घेर लिया। इन सब घटनाओं से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। और क्या हुआ, ये प्रयोग आप सबको पता है
उसके बाद भी बहुत सी घटनाएं ऐसी हुईं जो कि हमारे देश के चाटुकार नेता, जिसमें कि सबसे ऊपर हैं जवाहरलाल नेहरू और ये गांधी परिवार, जो कि आज तक इस प्रयोग को सफलताएं देता आया है और इनका साथ देता आया है। इसके प्रूफ मैं आपको दूंगा वीडियो में, इसके प्रूफ मैं आपको साक्ष्य आपको दूंगा जो कि इस देश ने भुगते हैं। सबसे बड़ा प्रूफ, जो लड़ाइयाँ उन्होंने 3 की, ये डेट अनुसार आप सब जानते हो कि पाकिस्तान की ओर से हिंदुस्तान यानी कि भारत के ऊपर 3 हमले किए गए। तीनों हमलों में इन्होंने मुँह की खाई। उसके बाद अब मैं अपने देश के नेताओं, जो कि मैं नेता तो क्या कहूँ, गद्दार, जिन्होंने आज तक उनकी पीढ़ी जो इस देश को लूटने, खसोटने और जगह के धोखे देने और देश की निंदा करने, सरकार की निंदा करने की तो अलग बात है, सेनाओं की निंदा, सेनाओं पर प्रश्न चिन्ह और ऐसी घटनाएं, सिर्फ लूट खसोट इन्होंने मचा रखी है। तब से लेकर आज तक ये पूरा देश इस बात को जानता है। लेकिन मैं जिस बात को कह रहा हूँ कि आज़ादी जो हमने ली, उसका जो उद्देश्य था कि हम और ये पाकिस्तान 2 अलग अलग समुदाय के लोग कम से कम शांति से रह सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। इसके बीच में एक प्रयोग मैं बता चुका हूँ जो कि बांग्लादेश बन चुका है। वहाँ से भी हमें घेरने की तैयारी थी और इधर से भी हमें घेरने की तैयारी थी। वहाँ इनकी दाल नहीं गली, वो देश बंगाल बन गया, हाँ जी, बांग्लादेश बन गया। अब 30, 35, 40 सालों से हमारे देश में छद्म युद्ध, आतंकवादियों द्वारा, ISI की घृणित चालों द्वारा हम आज तक पीड़ित होते रहे। और इसमें हमारी सरकारें, मुझे कहने में गुरेज नहीं, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं भुगता हूँ। इस देश की कांग्रेस सरकार ने इस देश को जिस मुसीबतों में, जिस प्रॉब्लम्स में डाल दिया है, इसको अभी निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। संसद से लेकर सड़क तक जो बवाल हर एक हिंदुस्तानी यहाँ देख रहा है, ये इसका आशय और इशारा और घटनाक्रम सिर्फ एक ही है, हिंदुस्तान के टुकड़े करके बहुसंख्यक इलाकों में, ये मुस्लिम बहुसंख्यक इलाकों में जहाँ बन जाएंगे, वहाँ ये वारदातें करेंगे और वहाँ से हिंदुओं को खदेड़ेंगे। जैसा कि साक्ष्य आपके सामने है, कश्मीर आपके सामने है, कैसे हिंदू पंडितों को वहाँ से निकाला गया मार धाड़ के। 90 की बात है, 90 की बात है, क्या देश इस बात के हो चुका। अब मैं एक स्लोगन के रूप में इन सारे वारदातों को सिलसिलेवार आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो कुछ रह जाएंगे तो वीडियो के छोटा बनाने की हैसियत से अगर वो कुछ साक्ष्य मैं ना दे पाया तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक स्लोगन और कहूँगा यहाँ, गर भारत की राजनीति में नेहरू और गांधी परिवार और कांग्रेस ना होती, अगर भारत की राजनीति में नेहरू व गांधी परिवार और कांग्रेस ना होती तो देश की तस्वीर आज बदल गई होती। दोस्तों, देश की यह तस्वीर बदल गई होती। और कैसे बदल गई होती? अगर गांधी और नेहरू और कांग्रेस ना होती तो यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के पास अपनी स्थायी सीट और वीटो पावर होती। दूसरा, अगर कांग्रेस और ये गांधी परिवार, नेहरू परिवार ना होते तो देश में आज सुख शांति होती, देश उन्नति के शिखरों पर निकला होता, जो कि आज इस गांधी और नेहरू परिवार, इस कांग्रेस ने इतनी गांठें लगा दी हैं कि संसद से लेकर सड़क तक हर आदमी परेशान है, सिवाय जुलूस, जलसे, मारधाड़, तोड़ फोड़। और एक ये हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग जिनको कि शांति से रहने की आदत ही नहीं है, कि जिनके पीछे ये लगा हुआ है कि जब तुम यहाँ इस देश को अपना देश मानते ही नहीं। कितनी
लज्जा भरी और बेशर्मी की बात है कि हिंदुस्तान हमारे देश में रह करके वहाँ ना जा करके ये हमारे ऊपर, भारत के ऊपर एहसान करते हैं और पाकिस्तान के यहाँ नारे लगाते हैं। पहले पाकिस्तान अपना मुंह तो धो ले। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ये देश घृणित निगाहों से आज देखा जाता है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ कटोरा लेके दुनिया में घूम रहा है। ये हमारे मौजूदा सरकार की शाबाशी के कारण है, जो उन्होंने बहुत मजबूती से इन सब घटनाओं को और इन सब क्रियाचक्र को विफल कर दिया, अपनी सेनाओं को मजबूत किया। और अभी भी आज भी हमारा विपक्ष, अगर मैं ये कहूँ, हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत को अंदर से कमज़ोर करने के लिए तो दोस्तों हमारा विपक्ष ही काफ़ी है, हमारा विपक्ष ही काफ़ी है। ये नेहरू गांधी परिवार ही काफ़ी है। इन्होंने इतने महापाप इस देश में किए हैं, इस देश को तोड़ने में किए हैं, मैं आपको गिनवाता हूँ। सबसे पहला घोटाले से लेकर, जीप घोटाले से लेकर कॉमनवेल्थ और उसके आगे कोयला घोटाला, चारा घोटाला, नहीं क्या क्या घोटालों की सिवाय इन्होंने कुछ किया ही नहीं। ये घोटालों की सरकार रही। दूसरा, ये लाइनों की सरकार रही, जहाँ तहाँ देखो लाइनें, ब्यूरोक्रेट, अफसरशाही का इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है। देश में कानून व्यवस्था जीरो है। ये सब गांधी और नेहरू परिवार और कांग्रेस की देन है। और फिर भी हम, यह देश की जनता को ये सब विदित होना चाहिए, पता होना चाहिए। और मेरे ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ही यही है कि देशवासी, हम जनता इस देश को सुरक्षित हाथों में सौंपें। बाकी आप सब इन बातों को भली भांति से जानते हैं कि कैसे कैसे इस परिवार ने अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी इन्होंने हजम कर रखी है और दबा रखी है, और जो कि बेनामी भी है। और अपने नाम से तो ये सरकारी बंगलों में अटके रहते हैं। हाल की घटना पर आपको पता ही होगा, ये राहुल गांधी को एक केस में सज़ा मिलती है, उसको 2 साल की सज़ा मिलती है, उसका अधिकतापन उसका चला जाता है। जो वायनाड से उन्होंने जीते हुए हैं, उनका अध्यक्ष पर चला था, पार्लियामेंट में उनको नो एंट्री। ये सब बातों का ज्ञान आपको है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। उसके आगे आतंकवादियों पर सख्ती से प्रहार और उसका मुकाबला करने की कभी भी इस सरकार ने कर्मठता नहीं दिखाई, जोर नहीं दिखाया। उसके आगे पंगु बन के बैठे रहे। दूसरी ओर से चाइना के साथ ये मिले रहे, जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत सारा उनके हवाले कर दिया। हवाले ही नहीं कर दिया, बल्कि उनको 3 साल तक घर से राशन पानी दिया, ताकि वो तिब्बत उस मुश्किल हालातों में तिब्बत पर कब्जा पाने के लिए समर्थवान बन सकें, उनकी सेना वहाँ टिक सके। ये जवाहरलाल नेहरू ने कांड किया, जो कि एक बहुत ही पीड़ादायक और कष्टदायक, इतना बड़ा बॉर्डर, जो कि तिब्बत अगर अलग प्रदेश होता तो वहाँ उसकी चीन का बॉर्डर हमारे साथ ना होता। आज इतनी बड़ी जो हमारी सीमा है, ये जवाहरलाल की गलती से हुई। और पार्लियामेंट में मुझे शर्म आती है, बुरा भी लगता है, पार्लियामेंट में ये बयान देते हैं, अरे वहाँ तो एक घास का टुकड़ा नहीं, घास का तिनका नहीं उगता, उस भूमि को हमने लेके क्या करना है। ये इनके विचार ऐसे हैं। और आज हम यूएनओ में आज तक हम संघर्ष कर रहे हैं, ये सरकारें संघर्ष कर रही हैं। ये 5 जो देश हैं दुनिया के, इन्होंने अगर कहूँ तो अस्थाई सदस्यता और वीटो पावर पर कब्जा कर रखा है। बाकी तो सब, उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं, उनकी तो सिर्फ वैल्यू है, सिर्फ वोट दे दिए। असली मुद्दा तो वीटो पावर वालों का है। किसी भी बिल को, किसी भी कानून को, किसी भी बात को वहाँ पर रखा जाता है तो वीटो पावर की चलती है। अगर किसी 5 में से किसी एक ने वीटो कर दिया तो वो बिल धराशायी हो जाता है, वो समस्या वहीं की वहीं खड़ी रहती है। और ऐसे ही दुनिया के साथ ये भारत भी बहुत सी परेशानियों से घिरा हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ
यूएनओ में स्थायी सीट का ना होना और वीटो पावर का ना होना, ये सब जवाहरलाल की देन है। और इससे ज़्यादा हमारे इतिहास को, हमारे देश के इतिहास को विखंडित कर दिया, तार तार कर दिया। जो सच्चाइयाँ थी सब छुपा दी गई। उसके इतने तोड़ मरोड़ के घृणित तरीके से उसका बयान किया गया। स्कूलों में, कॉलेजों में गलत शिक्षा दी जाती है, रॉन्ग एजुकेशन अबाउट आवर कंट्री। अपने ही देश को ये धोखा देने में लगे हुए थे और आज तक ये परिवार धोखा देने में बाज नहीं आ रहा। आज भी ये बाज नहीं आ रहा। ये इनकी काबिलियत है और इनकी आइडेंटिफिकेशन तो कुछ है ही नहीं। देश तो इसी मामले में परेशान है कि इनकी आइडेंटिफिकेशन है क्या। खान हैं, पारसी हैं, मोहम्मडन हैं, क्या है, हिंदू हैं, क्या है ये। 2-2, 3-3 कंट्रियों के पासपोर्ट हैं इनके पास, जबकि कानूनी तौर पर ये जुर्म है 2 या 3 पासपोर्ट रखना। जब एक देश की नागरिकता आपके पास है तो बाकी पासपोर्ट रखना या उसको वैधता रखना ये तो अपराध है। और भी इनके इतने कानून हैं और इन्होंने देश में इस मुस्लिम समुदाय को पाकिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान के टुकड़ों टुकड़ों में बनाने के लिए इन्होंने क्या क्यों नहीं किया। 1995 में वक्फ बोर्ड एक्ट लाए, जिससे कि सारी ज़मीन रेलवे और रेलवे के बाद इनके पास है, सरकारी महकमों के बाद इनके पास है, वक्फ बोर्ड के पास। जिस किसी पर भी ये वक्फ बोर्ड उंगली रख दे तो वो ज़मीन इनकी हो जाती है। ऐसा कानून। और वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं, सातों के साते वो मोहम्मडन हैं, मुस्लिम हैं, इसमें एमएलए भी है जी, सारे लेखापाल, ये वो, तहसील वाले, वकील, सब जो जितने भी मेंबर हैं, और इनको फर्स्ट क्लास सुविधाएं मिल रही हैं। ये देश के ऊपर गिद्ध की तरह देश को खा रहे हैं, नोच नोच के खा रहे हैं और हम हिंदुस्तानियों को परेशान कर रहे हैं। और एक इन्होंने कानून बनाया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो कि बेहद गंदा कानून, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। ये सब इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ये देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज तक ये देश इन चीज़ों को भुगत रहा है और इतनी लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से हमें गुजरना पड़ रहा है। 1860 से लेकर 1950 तक जो कानून बने, मैं इस वीडियो के माध्यम से इस देश की जनता को और देश की सरकार को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इन सब कानूनों को रद्द करे सरकार और नए पुलिस एक्ट, पुलिस यूनिफॉर्म लाए, पुलिस यूनिफॉर्म लाए, अच्छे कानून लाएं जो कि देश हित में हों, भारतीय हों, भारतीयों के लिए हों। कोई भी आके यहाँ कुछ भी करता है। और दूसरा मेरा ये कहना है कि देश में जितने भी एनजीओ हैं, चाहे वो किसी के भी हैं, एनजीओ को बंद किया जाए। अगर देश को सुरक्षित रखनी चाहती है सरकार, इनको बंद किया। और बाहर से पैसा मंगवाने का MRFA जो कानून है उसको रद्द किया जाए। ये तो इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी ने इन लोगों के हाथ खोल दिए और इतना फंड्स बाहर से आता है, ये देश को तोड़ने की साजिशों में लगा हुआ है। हाल ही में खबर आ रही है कि जो हमारे देश के जो एक मीडिया सिस्टम है वो बिकाऊ है और चाइना के साथ मिलकर ये देश को घेरने की और देश के खिलाफ बयानबाजी करने में लगा हुआ है। कई सालों से इसके ऊपर छानबीन चल रही थी, आज वो पकड़ में आ गए हैं। दोस्तों, इन सब घटनाओं को देखते हुए और बहुत सी घटनाएं हैं जो कि मुझे याद नहीं आ रही और मैं लिखता नहीं हूँ, इस वजह से मैं लिख के नहीं बैठता। और इतना ही काफ़ी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और ये जो स्लोगन मैंने आपके आगे रखा है देश के सामने, अगर भारत की ये तस्वीर बदलनी है, इसको पाकिस्तान और खंडित विखंडित होने से बचाना है। ये समुदाय मुस्लिम हमारे भाई हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जो पाकिस्तान, चाइना और अरबियन कंट्रियों से मिले हुए हैं, वहाँ से फंड्स आते हैं और देश में तोड़ फोड़ ये सब चल रहा है। और सख्त कानून बने और सबके लिए एक बने, धर्म के आधार पर कोई भी कानून ना बने, ये मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ।
और देश की जनता से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी अपील की जाए, आवाज़ बुलंद की जाए। हमारे एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायक जो हम चुन के भेजते हैं, हम सबको इनकी खबर लेनी चाहिए भाई। खाली वोट देने तक ही मादा है हमारा, बाकी ये कुछ भी करें, हमारी हजामत करते रहें, देश को लूटते रहें और हम सवाल भी ना पूछें। इनसे पूछो जाकर कि ये वक्फ बोर्ड का क्या मायने है यहाँ पे देश में, वर्शिप और एक्ट का क्या मायने है देश में। और ये यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि इस देश के संविधान की भावनाओं के उल्ट ये बनाए गए हैं, सारे इसके अपोजिट बनाए गए हैं। ये संविधान की विशेषताओं का या प्रस्तावना का पालन नहीं करते किसी भी तरीके से। समानता के आधार पर, इक्वालिटी के आधार पर नहीं है ये कानून जो इन्होंने बनाए हैं। ये सब गैर कानूनी कानून है और ये सब वोट की राजनीति। कांग्रेस का, नेहरू परिवार और गांधी परिवार का तो ये टारगेट रहा है, कुछ भी हो जाए लेकिन सत्ता हाथ से ना जाए, देश भाड़ में जाए। और ऐसी ऐसी तस्वीरें भी मैं पिछले कई वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी चाइना के हुक्मरानों से मिल रहे थे। क्यों मिल रहे थे, मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ। ये छुप छुप के उनसे मिलते हैं। राजीव गांधी के नाम पर जो एनजीओ इन्होंने खोल रखा था, जो कि सरकार ने उस पर बैन लगा दिया, करोड़ों रुपया की फंडिंग वहाँ से आती है। ये भूखे नंगे हैं क्या? अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इन्होंने हड़प कर रखी है देश में और देश को लूट रहे हैं, देश के टुकड़े करना चाहते हैं। मैं खुली बात कहता हूँ, खुली बात कहता हूँ। ये गांधी और नेहरू परिवार शुरू से ही इनका ये प्रयोग था। पहला प्रयोग बता दिया, दूसरा प्रयोग ये चल रहा है कि मुस्लिमों को शह दो, इनके हित के कानून बनाओ। सॉरी, एक कानून मैं भूल गया जो मुझे याद आ गया। एक 1995 में एक कानून ऐसा बनाया था इन्होंने, जो कि भारतीय जनता पार्टी उस वक़्त थी, उन्होंने घोर संघर्ष के साथ इसका विरोध किया, जो कि नहीं बन पाया। वो कानून था क्रिमिनल एक्ट। उसमें दोस्तों कुछ ऐसा था कि क्रिमिनल एक्ट के अंदर ये मुस्लिम समुदाय के लोग किसी पे भी उंगली या इशारा FIR दर्ज करवा दें झूठी, तो आपको हथकड़ी लगा के ले जाएंगे, आपसे पूछेंगे भी नहीं और उनसे भी सबूत मांगेंगे नहीं, उनसे सबूत नहीं मांगेंगे। सबूत भी बेगुनाही का आपको ही देना होगा, जो कि घर बैठे आप पर इल्ज़ाम लग गया। और आपके मकान में अगर कमरा खाली है तो आपने किसी मुस्लिम को कमरा देने से मना कर दिया तो पुलिस आएगी, आपको पकड़ के ले जाएगी। और सबसे बड़ी जो खामी ये, इतनी संख्या होने के बाद भी ये मिनॉरिटी में है। ये मिनॉरिटी या मेजॉरिटी, इस सिस्टम को सरकार ख़त्म करे। ये अंधा कानून कब तक चलेगा? और देश में और भी तो 300 जातियाँ, 350 जातियाँ और भाषाएं बोली जाती हैं। किस किस को सरकार अलग अलग कानून बना के देगी? सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? मेरा दिल, और एक सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा दिल जल रहा है अंदर से। जब से ये सोच और समझ कायम आफ्टर 20 ईयर्स के बाद जब ये सोच समझ आई, तब से मैं अशांत हूँ। लेकिन इस देश की सरकारें, जो कि सच्चाई को बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए तो मैंने स्लोगन दिया है कि सच बोलने की आदत डालें, सच देखने की आदत डालें और सच सुनने की आदत डालें। दोस्तों, इस देश की, भारत की ये तस्वीर बदलने के लिए ये कारगर नुस्खा है। और देश की सरकार और जनता से मैं अपील करता हूँ, ये सख्त से सख्त कानून जो कि आजकल अश्विनी उपाध्याय जी की देखरेख में इनका उल्लेख किया जाता है, जिनसे पूरा देश उनकी हक में है, उनके साथ खड़ा है। और मैं ये चाहता हूँ कि उन सब बारी बारी उन सब कानूनों पर पार्लियामेंट में धीरे करके बिल ला करके उसको पास किया जाए। विपक्ष, और एक रिक्वेस्ट मैं और करता हूँ देश की सरकार से, आए दिन हमारा लाखों करोड़ों रुपया 1 घंटे में संसद की संसदीय प्रणाली को चलाने में, कार्यप्रणाली को चलाने में खर्च होता है देश का। लेकिन हमारा विपक्ष मुद्दों पे बहस जिरे ना करके वॉकआउट करता है। और मैं ये सरकार से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, अध्यक्ष महोदय से भी अपील करता हूँ, 1, 2, 3 वार्निंग के बाद उनको बर्खास्त कर दिया जाए।
उसकी पार्लियामेंट की सदस्यता से, संसद की सदस्यता से उनको बर्खास्त किया जाए पूरे सीजन के लिए। इनका यही एक इलाज है। ये लोग कहूँ तो भौंकने से बाज नहीं आएंगे। बात तो इनके पास कुछ है ही नहीं, मुद्दा तो कुछ है ही नहीं। जो मुद्दा नहीं होता उसके लिए लोग सड़कों पे खड़े हो जाते हैं। कभी आज तक विपक्ष ने ये लोग इकट्ठा किए, इन वर्दी वालों ने फिर लोग सड़कों पे इकट्ठा किए कि ये कानून बनाओ, देश के हित में है, ऐसा कुछ करो, ये देश के हित में है। ये तो सिर्फ बने बनाए कामों में अड़चन डालने के लिए विपक्ष खड़ा हो जाता है। लेकिन विपक्ष की मैं बात बता दूं, विपक्ष हमारे संविधान निर्माताओं ने विपक्ष क्यों रखा? वो इसलिए कि सरकार जो सत्ता में आ गई वो अपनी तानाशाही के ज़रिए अपना मनमानी से कानून ना बनाए। इसलिए विपक्ष की उपस्थिति होना ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए विपक्ष को बनाया गया। लेकिन हमारे ये विपक्ष के नेता आज भी आपने देख ला क्या इंडिया फिंडिया बना करके देश को तोड़ रहे हैं, जिनकी हवा यूँ निकल जाएगी, क्योंकि इनके पास सच्चाई तो कुछ है ही नहीं। और रिक्वेस्ट मैं ये करता हूँ देश की जनता से और सरकार से कि ऐसी आवाज़ बुलंद करें, देश के हर नागरिक की प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाए और सबसे पहले इन नेताओं की प्रॉपर्टी को लिंक किया जाए। हजारों करोड़ों की, लाखों करोड़ों की संपत्तियां इन्होंने बना रखी हैं। ये कौन से कारोबार करते हैं? और दूसरा, ये परिवारवाद ये कांग्रेस की देन है। ये लुच्ची और गांधी नेहरू परिवार की कांग्रेस की देन है जो परिवारवाद चल रहा है। और यही कॉलोजियम का सिस्टम इस देश ने अपना रखा है। इन लोगों ने, इस कांग्रेस प्रशासन ने, इन सरकारों ने अपने हुक्मरानों को अपनी मुट्ठी में रखा हुआ था दोस्तों। मनमानी चलती है और आज भी हमारे नेता, आपको पता ही है, ये पुलिस जो सिस्टम है ये नेताओं के हाथ में है, इनके हाथ में है। उठा के ट्रांसफ़र कर दी। वो बेचारा एक अधिकारी, एक ब्यूरोक्रेट जो ईमानदारी से काम करना चाहता है लेकिन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे देश के कानून महज घटिया हैं। 40 साल की उम्र में, 40 साल तक अगर वो एक आम आदमी कोर्ट कचहरियों में धक्के ही खाएगा तो दोस्तों ज़िंदगी कब जिएगा? मेरे पास शब्दों की कमी नहीं, लेकिन मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। भारत की ये तस्वीर बदलने के लिए मैं अपनी ओर से, मैं कोई संवैधानिक पद पर नहीं हूँ दोस्तों, मैं आप में से एक आम नागरिक हूँ। लेकिन आम नागरिक की आवाज़ अगर ये सुन ली जाए, आम नागरिक ही सुने और इसका बढ़ चढ़ के प्रचार किया जाए तो देश की जनता को बहुत सी मालूमात, बहुत का ज्ञान हासिल हो, ताकि वो गलत हाथों में गलत कैंडिडेट को ना चुने। एक बात जाते जाते मैं और कह दूँ, पीछे मोदी जी ने नोटबंदी की थी और लोगों ने, अगर कहूँ तो पूरे देश ने और ख़ास तौर से विपक्ष ने मोदी जी को बहुत गालियाँ निकाली थी। लेकिन मोदी जी ने इन सब की गालियों को झेला और देश के हित में नोटबंदी की। अगर इसके पीछे की सच्चाइयों को अगर आंखें खोलकर या किसी फिल्म बनाई जाए तो देश की आम जनता को पता लगे कि नोटबंदी क्यों ज़रूरी थी। अगर नोटबंदी ज़रूरी थी तभी की गई, नहीं तो आज हम और हमारी इकोनॉमिक, हमारी अर्थव्यवस्था जीरो हो गई थी दोस्तों। ये पाकिस्तान हमारी करेंसी पर पड़ रहा था, ये नेपाल हमारी करेंसी पर पड़ रहा था। ये सब बातें अंडरग्राउंड हैं दोस्तों। सरकारों को कई बातों को गुप्त रखना पड़ता है। अगर इन बातों को सरकार पहले बता देती कि नोटबंदी से पहले, तो देश का क्या हाल होता। देश की अर्थव्यवस्था और देश का सारा सिस्टम और देश की जनता, एक माहौल बिगड़ जाता, बवंडर आ जाता है एक किस्म का। इसलिए सरकार को देश हित में किन्हीं कारणों से कुछ बातों को छुपाना भी पड़ता है। अब चांद बिना दाग के तो अच्छा नहीं लगता दोस्तों। यहाँ मैं कहूँगा, मैं किसी सरकार या संस्था या पार्टी का चटुकारक नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, देश हित में अगर चांद में कहीं दाग है तो होना ही चाहिए। देश हित में सरकार
कोई गलत निर्णय भी लेती है तो देश को स्वीकार्य होनी चाहिए। अगर हम देश की सरकार को, देश की जनता ही स्वाभिमान और सम्मान की निगाह से नहीं देखेगी तो देश, तो विपक्ष और हमारे ये पाकिस्तानी लोग जो पाकिस्तान के दिन रात और कॉलेजों से इधर उधर ये जो नारे लगाते हैं, इनको तो और बल मिलेगा। मैं आज साफ शब्दों में कह रहा हूँ, देश को विघटित करने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए 2 प्रयोग थे जो मैंने आपके सामने बता दिए हैं। इनकी चाल थी कि मुस्लिम यहाँ रुकेंगे और यहाँ अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे और किसी एक कब्जे पर अपना अधिकार जमा लेंगे। उदाहरण आपके सामने है, पश्चिम बंगाल देख लो आप, ममता जी ने क्या हाल कर रखा है। सीबीआई को, अधिकारियों को, ब्यूरोक्रेट्स को अंदर नहीं घुसने देती। उसके बाप का है क्या पश्चिम बंगाल? उधर हैदराबादियों को देख लो, क्या उन्होंने ये अकरुद्दीन के बयान आपने सुने ही होंगे, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। उसके भाई ओवैसी साहब जो कि एडवोकेट भी हैं, किस बात के एडवोकेट हैं? दुनिया को ठगने के लिए, एक समुदाय को गलत शिक्षा देकर उनको गुमराह करने के लिए, उनको देश से तोड़ने के लिए ये शिक्षा दे रहे हैं उनको। किस लिए? अपनी लालच के लिए, अपनी कुर्सी के लिए। और है क्या? क्या देश इन बातों को जानता नहीं? ये भूखे नंगे नेता अरबों खरबों के आज मालिक हो गए हैं तो सरकारें ये सिस्टम इन पर एक्शन भी नहीं लेता। एक्शन नहीं लिया जा सकता क्योंकि कानून नहीं है। हम मैंने एक उदाहरण पिछली अपनी वीडियो में कहा था कि कुएं के आगे अगर चिल्लाओगे तो पानी पानी कुआं पानी दे देगा। इसी प्रकार से मकान का ही उदाहरण दिया था। मकान में सुख सुविधा नहीं होगी तो मकान तो हमारे लिए खंडर है। तो मकान के सिस्टम किया, ये देश तो हमारा घर ही है, इसकी सब चीज़ें दुरुस्त हों ये हमें देखना पड़ेगा ना, कोई बाहर से आके थोड़ी बताएगा। आज जब देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है तो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने ये स्लोगन दिया है, सच बोलो और सच ही देखो और सच ही सुनो। भारत माता की जय। भारत की ये तस्वीर बदलनी होगी, इसके लिए निर्णायक स्लोगन है और हमें सख्त कानूनों बनाने की अपने एमएलए और जितने भी पार्षद हैं, विधायक हैं, इनके आगे गुजारिश करनी होगी। लोगों की संख्या में जाइए और इनसे मिलिए कि आप देश में कर क्या रहे हैं। ये सख्त कानूनों को बनाएं और पुलिस में एक आम आदमी अपने हक को लेकर वहाँ मुस्तैद होकर वहाँ जा सके, कोर्ट कचहरियों में अपने हकों को, अधिकारों को ले सके। वहाँ दलाल ना हो, ये दलालों की लंबी लाइन ना हो, एक इच्छा से उनकी सेवाएं, देश की सेवाएं जो हैं उसको प्राप्त हों। ये मेरा उद्देश्य है और यही इसी के लिए मैं भारत की तस्वीर बदलने के लिए ये वीडियो मैं बनाता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।